हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्र, जीएस के 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला का जो मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आया था जिसका नाम था रामबाण सीरीज, उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे मेरे मित्र वीडियो नंबर 4 की, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मतलब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में और पूरे अर्थव्यवस्था से बनने वाले लगभग मेरे मित्र आपके 1000 प्रश्नों की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिससे आपकी किसी भी परीक्षा में जहाँ पे जीएस पूछी जाती हो वहाँ पे मेरे मित्र उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। तो बिल्कुल मैंने सही नाम भी रखा है, रामबाण सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे पूरे 10,000 प्रश्नों के बारे में। अगर ये 10,000 की वीडियो का जो श्रृंखला है ये आपने देखा तो मेरे मित्र मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपके बनने वाले सारे प्रश्न यहीं से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब आज के वीडियो के बारे में। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। और सबसे पहला आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि राजकोषीय, जी ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि राजकोषीय नीति तैयार करता है तो कौन करता है, तो बताएंगे आपका वित्त मंत्रालय करता है। मेरे मित्र मैंने बताया था कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पे वीडियोज आएंगे, और सब्जेक्ट में भी क्या है कि पहले सब्जेक्ट में मतलब अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसमें पहला चैप्टर आपका कौन है, तो वो है आपका राष्ट्रीय आय एवं मापन। तो इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे उसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र कि राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो बताएंगे वो करता है वित्त मंत्रालय। आर्थिक शब्दावली में वह कारक जो उत्पाद या वस्तु की व्यक्तिगत मांग का निर्धारण करता है उसे हम वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की रुचि और पसंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय गणना नहीं की जाती है तो गृहिणी की सेवाओं की गणना नहीं की जाती है। समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है तो कर वचन के कारण। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है तो उसे हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, तो बोलेंगे 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्नों के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, तो बताएंगे समान मूल्य होता है यहाँ पे। कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बताएंगे मार्शल। वह वाणिज्यिक गतिविधि जिससे बुल और बियर जुड़े हुए हैं या बियर सब जुड़े हैं, तो बताएंगे शेयर बाजार। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है, तो बताएंगे विकास का चरण। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो बताएंगे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, तो क्या नहीं है, तो बताएंगे व्यापार नहीं है। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है, तो बताएंगे वृद्धि होती है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है, तो बोलेंगे जॉन लॉक। ईंट के बाजार को सामान्यतः रखा जा सकता है, स्थानीय बाजार में रखा जा सकता है। और आगे लिखा है स्थिर लागत है, तो बोलेंगे मशीनों पर व्यय स्थिर लागत के अंतर्गत आता है। देश की वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है, तो बोलेंगे वो है आपका जीडीपी। आगे लिखा है जब श्रमिक एवं एक नौकरी से दूसरी की ओर जाते हैं तो इसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लिखा है कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ होता है, किसको होता है, तो बताएंगे ऋणी को होता है। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो 1957 में। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में बल दिया जाता है, संघ पर बल दिया जाता है। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण है तो पूंजीगत व्यय। वह आर्थिक गतिविधि जो तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता, वो है मधुमक्खी पालन। आगे लिखा है सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही कथन है, तो बोलेंगे अधिकांश संपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं, तो बोलेंगे VKRV राव। समानांतर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो वो है आपका काला धन से। अस्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उदाहरण है, तो बोलेंगे पूंजीगत व्यय का। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा तो मुद्रा की कीमत में गिरावट आएगी। और आगे लिखा है वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोजदार होगी, कब होगी, तो बोलेंगे आधारभूत खाद्यान्न के समय। घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, कब होता है, जब बोलेंगे अवमूल्यन से मेरे मित्र आयात महंगा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र अगले चैप्टर के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आर्थिक विकास एवं विकास का स्वरूप। तो मेरे मित्र इस चैप्टर से बनने वाले सारे प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे कि सकल राजकोषीय घाटा
बराबर है तो बताएंगे निवल घरेलू ऋण जो ग्रहण करते हैं हम और भारतीय रिजर्व बैंक से जो ऋण ग्रहण किए होंगे और विदेशों से जो ऋण हम लेते हैं, तीनों का योग ही आपके सकल राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है तो बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के बराबर है। यदि सी जो आपका खपत है, आई आपकी निवेश है, जी आपका सरकारी व्यय है, ई एक्स आपका निर्यात है जिसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं और आई एम का मतलब आपका इंपोर्ट मतलब आयात है। तो जीडीपी क्या होगी? तो मेरे मित्र जीडीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जी प्लस सी प्लस आई, मतलब जी प्लस सी प्लस आई को ऐड कर देते हैं और उसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर हम क्या करते हैं कि उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आपका फार्मूला दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि प्राथमिकताओं की एक दृष्टता यह दर्शाती है कि उदासीनता का वक्र झुका हुआ है तो बताएंगे नीचे की ओर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर उसमें से घटाया गया है अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान को, मेरे मित्र दोनों के अंतर को यहाँ पे घटाए जाने पे आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। आगे लिखा है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी और फिर उसमें घटाया गया है गैर कर अदायगी। तो ये इतना प्रोसेस करने के बाद आपका व्यक्तिगत प्रयोज्य आय आपका निकल के आता है। आगे लिखा है सकल घरेलू उत्पाद में जब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ी जाती है तो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय आय में से अवितरित लाभ को घटाया गया है और फिर पुनः परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी घटाया गया है और निगम कर भी घटाया गया है और प्लस यहाँ पे किया गया है सरकार और फर्मों से परिवार को दी गई अंतरण अदायगी क्या कहलाती है तो बताएंगे व्यक्तिगत आय कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर जो है इसमें से निवल अप्रत्यक्ष कर को माइनस करने पे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय प्राप्त होता है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है तो बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को कहा जाता है तो बोलेंगे वास्तविक लागत कहा जाता है। आगे लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है तो वो है आपका कृषि। क्या है? कृषि है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कराया जाता है तो बताएंगे आर्थिक मामले विभाग द्वारा। वह मंत्रालय जो हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है तो वो है आपका वित्त मंत्रालय। किसी देश में जीवन स्तर को दर्शाने के लिए एक मापदंड है तो बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है तो बोलेंगे वो है औसत आय। भारत की जीडीपी की गणना के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है तो बताएंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है तो कौन नहीं है तो बोलेंगे प्रशंसा विधि नहीं है मेरे मित्र। आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करते हैं मेरे मित्र। आगे का प्रश्न है जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बड़ी है लेकिन वर्तमान में रोजगार के लिए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है तो बोलेंगे सूचना तकनीकी। 2017-18 में भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है तो बोलेंगे वो है आपका 16.60%। और आगे लिखा है कि वर्तमान में 2019-20 की जो प्रथम छमाही में ये आपकी जो योगदान जीडीपी का जो योगदान है वो आपका 13.9% है। आगे लिखा है सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होती है मेरे मित्र जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है वह क्या है तो बोलेंगे वो है आपका नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। आगे लिखा है सकल घरेलू उत्पाद में जब हम मेरे मित्र विदेशों से प्राप्त कारक आय को निवल कारक आय को जब जोड़ते हैं तो वह किसके बराबर होता है तो वह आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर हो जाता है। और अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में जो है आपका गरीबी एवं बेरोजगारी। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। मतलब कि अगर एक व्यक्ति पूरे दिन में 2 घंटे का काम कर लेता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर इससे भी कम काम पाता है तो उसे अर्थशास्त्री लोग बेरोजगार की श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आगे बात करते हैं। वह आर्थिक क्षेत्र जो भारत में लोगों की अधिकतम संख्या को नियोजित करता है तो बोलेंगे कृषि है। भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे जाना जाता है तो बोलेंगे उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है वो होते हैं तो वो आपका गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं। कौन से मजदूर? आपके गिरमिटिया मजदूर मेरे मित्र कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह अवधारणा जिसके अनुसार गरीबी को अन्य लोगों के साथ केवल
निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए तो वह आपका सामाजिक बहिष्कार कहलाता है। आगे लिखा है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली एक निर्वाह कारक क्या है तो बोलेंगे वो है आपकी शिक्षा। आगे लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय मेरे मित्र 8 लाख रुपए से कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है और अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना एवं वित्त आयोग। लिखा है कि वह पंचवर्षीय योजना जिसको अर्थव्यवस्था के उदासीकरण के रूप में जाना जाता है तो बोलेंगे 8वीं अर्थव्यवस्था थी। आगे लिखा है भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार कब प्रयोग किया गया था तो बोलेंगे 1987 में। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए वह समिति जिसकी सिफारिशों का पालन किया जा रहा है तो बोलेंगे लकड़ावाला समिति। वह भारतीय पंचवर्षीय योजना जिसने सभी किसानात्मक प्रयास के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी तो वो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, क्या नहीं है तो बोलेंगे विद्युतीकरण पर खर्च आपका गैर योजना का व्यय का अंग नहीं है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो चैप्टर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मांग एवं मांग की लोच। लिखा है मेरे मित्र डैश लिखा है सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है तो मेरे मित्र वो है आपका आंसर बजट। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। आगे लिखा यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की X1 इकाइयाँ खरीदना चाहता है और वस्तु 2 की X2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है और दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः P1 और P2 हैं तथा उपभोक्ता की आय M है तो M1 X1 प्लस P1 X1 प्लस P2 X2 ये M इससे बड़ा होगा या M से बराबर होगा को उपभोक्ता कहा जाता है तो बोलेंगे उसे हम बजट प्रतिबंध कहते हैं। आगे लिखा है जिस बिंदु पर बजट रेखा अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है वही उपभोक्ता का इष्टतम होता है। आगे लिखा है ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल न हो जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो वह रेखा कहलाती है तो बोलेंगे बजट रेखा कहलाती है। आगे लिखा है अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं उसे हम एक क्रेता बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्र, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है तो पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, यही तात्पर्य होता है। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज़ की मांग का परिणाम है उसे व्युत्पन्न मांग के नाम से हम जानते हैं। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कह रहा है कि संतुलन मूल्य घट जाएगा। आगे लिखा है जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा तो वो लिखा है बाहर की ओर खिसकेगी। आगे लिखा है किसी नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है आपका क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। आगे लिखा है जरूरतों का दोहरा संयोग विशेषता है तो बोलेंगे वो है आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली की। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इस पेज का कि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच संबंध स्थापित होता है या संबंध होता है तो बोलेंगे प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब हम बात करें अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वस्तु पूंजीगत माल नहीं है तो बोलेंगे भोजन और वस्त्र। मांग के नियम के अनुसार यदि वस्तु सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में संबंध होता है तो बोलेंगे नकारात्मक। अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का यहाँ पे मांग फिल करेंगे। मांग का अर्थ है कि किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम हो। बात करते हैं हम अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 लोक वित्त। कुल व्यय जब मेरे मित्र कि कुल व्यय में से हम राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण को जोड़ के घटा देते हैं तो आपका सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष है तो 2011 से 2012 तक। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसकी राजस्व से अधिक हो जाता है उसे बजट घाटा कहा जाता है।
जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं, उस ग्राफ को नाम दिया गया है तो बोलेंगे बजट रेखा नाम दिया गया है। भारत में राजकोषीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों के खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं तो भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। केंद्रीय बजट का भाग होता है तो वो होता है आपका रेल बजट। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता PPP की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। भारत में राजकोषीय नीति बनाई गई तो बोलेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार सर्वाधिक बार भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया तो बोलेंगे मोरारजी देसाई के द्वारा। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार सोना और अन्य मूल्यवान धातु पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कर दिया गया तो बोलेंगे 12.5%। भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया तो वो किया गया आपका 2011 में। वह शब्द जो किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है उसे हम मेरे मित्र एमोर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को चलनिधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। अर्थशास्त्र में IPO से क्या तात्पर्य है तो IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अब बढ़ेंगे हम अगले चैप्टर की तरफ और अगले चैप्टर से बनने वाले सारे PYQ को हम कवर करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जो आपका है करारोपण, ठीक है, जिसे हम टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। प्रति इकाई पर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाती है तो बोलेंगे बाईं ओर। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किया जाता है तो बोलेंगे दर्शकों द्वारा। GST का पूरा नाम पूछ रहा है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वह ब्याज या मूलधन कितने दिनों की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण और गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन जाता है तो बोलेंगे 90 दिन से जब ज़्यादा हो जाएगा। आगे लिखा है 1 जनवरी 2019 से कुछ वस्तुओं पर GST के कटौती के बाद 28% स्लैब में अभी भी है तो बोलेंगे वो है आपका सीमेंट। सुगम कर से संबंधित है तो बोलेंगे आयकर एक सुगम कर के से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया है तो बोलेंगे एक सामान्य बाजार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे GST के संबंध में सही कथन क्या है तो बोलेंगे GST नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो बोलेंगे कार्बन कर को। GST परिषद के सदस्य हैं तो बोलेंगे 33 सदस्य होते हैं GST में। उत्पादन के कारक में शामिल नहीं है तो बोलेंगे कर आपका शामिल नहीं है। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है तो बोलेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री साहब करते हैं। वस्तु का आगे लिखा है वस्तु या सेवा कर जिसे हम GST लागू नहीं है तो बोलेंगे शराब पर GST लागू नहीं है। आगे लिखा है प्रतिभूति लेनदेन पर कर जो है ये कर एक है। इस पर क्या होता है देखेंगे ध्यान से। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के वक्त या समय लगाया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन बताना है तो लिखा है इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य है। आगे लिखा है वह अप्रत्यक्ष कर जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है उसे हम सेवा कर के रूप में जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्नों की तरफ। लिखा है GST के संबंध में GSTN का पूर्ण रूप क्या है तो बोलेंगे गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख राज्य कर है तो बोलेंगे वो है आपका स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। और अब हम बात करेंगे मेरे मित्र अगले चैप्टर नंबर 7 के बारे में जो है मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित सारे हम प्रश्नों को कवर करेंगे। लिखा है अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी सीमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो है आपका आरक्षित नगद। आगे लिखा है लोगों द्वारा मुद्रा में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को क्या कहा जाता है तो उसे हम करेंसी मुद्रा के या करेंसी जमा के रूप में जानते हैं। आगे लिखा है व्यावसायिक बैंक अपनी कुल
जमा का जो अपनी अनुपात में आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं उसे हम मेरे मित्र आरक्षित नगद अनुपात के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है सावधिक तरलता, जो आपका लिखा है यह अनुपात के अनुसार बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने कुल मांग और आवधिक जमा के लिए हुए अंश को बनाए रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात जो CRR है की गणना प्रत्येक बैंक की के प्रतिशत के रूप में होती है। तो मेरे मित्र बताएंगे प्रत्येक बैंक के शुद्ध मांग और सावधि देयताओं के रूप में होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। लिखा है कि बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक साख वाले ग्राहकों को दिए जाने वाला अल्पकालीन ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो उसे मेरे मित्र मूल उधार दर कहते हैं। आगे लिखा है बैंकिंग के संदर्भ में ADR का पूर्ण रूप क्या है? तो बोलेंगे ऑटोमेटिक डाटा फ्लो। डिजिटल लेन देन नहीं है तो बोलेंगे वो है आपका नगद लेन देन। आगे लिखा है भारत सरकार का वह विभाग जो भुगतान बैंक का संचालन करता है तो वो है आपका डाक विभाग। वह शब्द जिसका प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में नहीं किया जाता है उसे हम शून्यकाल या जीरो आवर के रूप में जानते हैं। बैंक खाते या वित्तीय संस्थान के बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को कहते हैं तो बोलेंगे चालू जमा कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है तो उसे हम बैंक की दर कहते हैं। और आगे लिखा है कि आपका ग्रामीण जो बैंक है मेरे मित्र बांग्लादेश में स्थापित एक माइक्रो फाइनेंस संगठन है और सामुदायिक विकास बैंक जो समपार्श्व की आवश्यकता के बिना गरीबों को छोटे ऋण देता है। आगे लिखा है कि तृतीयक जो है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं तो बोलेंगे RBI द्वारा। ठीक है। आगे लिखा है कि क्रेडिट से संबंधित नहीं है तो बोलेंगे वित्त मंत्री की मुहर। आगे लिखा है बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्सों का अनुपात किया जाता है तो वो किया जाता है ऋण के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी तो बोलेंगे वर्ष 1935 में। आगे लिखा है वह वर्ष जिसके जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 1969 में। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग शब्दावली में SIR का क्या अर्थ है? तो उसका मतलब होगा सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। सामुदायिक बाजार का विनियमित किया जाता है तो बोलेंगे सेबी के द्वारा, जिसका सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेता है उसे हम रेपो दर कहते हैं। 14 जून 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो बताएंगे US के डॉलर को देखा जाए तो उसके बराबर 442.2 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो बोलेंगे मोहम्मद यूनुस हैं। और जो बैंक है आपका जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं। मतलब वो जो आपको ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा वो ऋण जो देते हैं उस पर ब्याज लगाते हैं। आगे लिखा है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है? तो आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। किसी भी कंपनी द्वारा 25 लाख या उससे अधिक के व्यवहार के लिए होना अनिवार्य है तो बोलेंगे, यहाँ पे व्यवहार गलत लिखा है, यहाँ पे व्यापार होना चाहिए। व्यापार के लिए पैन कार्ड आपका होना जरूरी है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे अगला प्रश्न मेरे मित्र देख सकते हैं आप हैं राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान है क्योंकि वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है तो बोलेंगे मूल्य स्थिरता को बनाए रखना। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि तो बताएंगे 200 लाख रुपए है। आगे लिखा है अक्टूबर 2019 में RBI ने केरल की सरकार को कहा कि केरल की सरकार को अपने राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंकों को समामेलित करने का एक नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। आगे लिखा है भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन NPCI का पूर्ण नाम क्या है? तो बताएंगे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वह न्यूनतम राशि जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जाता है तो वह है मेरे मित्र आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, कम से कम 2 लाख रुपए आप भेज सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे लिखा है कि वर्ष 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। कब? 2007 में। आगे लिखा है डेबिट कार्ड पर अंक कितने होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। आप बताएंगे आधार कार्ड पे कितने अंक होते हैं? सभी मेरे दोस्त यहाँ पे
आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आधार कार्ड पे कितने अंक होते हैं। मेरे मित्र 10,000 प्रश्नों की जो आपकी श्रृंखला चल रही है इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पहले 3 वीडियो आ चुकी है, ठीक है, और ये चौथी वीडियो जा रही है। तो हर वीडियो आपको कम से कम 7 या 8 वीडियो मिलेगी और हर वीडियो में कम से कम 1500 वन लाइनर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डेबिट कार्ड पर आपका 16 अंक होते हैं मेरे मित्र, 16 अंक होते हैं। आगे लिखा है भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है तो बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। यूको टैग बैंक की टैगलाइन क्या है तो बोलेंगे ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक, आगे लिखा है वह बैंक जिसके संस्थापक लाला लाजपत राय जी थे तो वो थे पंजाब नेशनल बैंक के। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वो है आपका कोलकाता में। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाएं कितनी हैं तो वो हैं आपकी 15 भाषाएं। भारतीय मुद्रा जिस पर सांची स्फूर्त का रूपांकन है तो मेरे मित्र वो है आपका 200 का नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बताएंगे मणिपाल में है। ठीक है, मणिपुर बैंक का मुख्यालय स्थित है तो मेरे मित्र यहाँ पे मणिपुर होना चाहिए कि मणिपाल होना चाहिए। आप इसे देख के बताएंगे कि यह क्या गलती है कि सही है। ठीक है, इसको भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है तो मणिपाल, पता नहीं गलती है कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है तो कौन नहीं है तो बोलेंगे बंधन बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक तो वो हैं आपका एम चिदम्बरम चेट्टीयार जी। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों की बात करते हैं। आगे लिखा है कि रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो रेट और बैंक दर निर्धारित कौन करता है तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक करता है। केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करती है उसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है रेपो दर तय करने और मेरे मित्र रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस सूचकांक का उपयोग किया जाता है वह आपका WPI के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है तो बोलेंगे भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यदि RBI रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो लिखा है कि महंगाई घटेगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए RBI द्वारा किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है तो बताएंगे रेपो दर का। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना जो है 1 रुपये का होता था तो बोलेंगे 1 रुपये का या रुपये का 16वां भाग होता था। भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे लिखा है विजया बैंक मुख्यालय स्थित है तो वो है आपका बेंगलौर में। ठीक है मेरे मित्र, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। आगे लिखा है कि वह संस्था जिसके साथ पेटीएम ने बीमा प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान करने में ग्राहकों की मदद हेतु नवंबर 2018 में साझेदारी की तो वह है आपका जीवन बीमा निगम। जमा राशि के उस प्रतिशत भाग को जिसे बैंक को अपने पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना होता है उसे हम आरक्षित नकदी निधि अनुपात नाम से जानते हैं। आगे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो बैंक दर पर देता है। आगे लिखा है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है तो बताएंगे आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। भारत में वह केंद्रीय संस्थान जो कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है वह आपका नाबार्ड कहलाता है। वैध मुद्रा नहीं माना जाता है किसे तो आप बताएंगे सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 1935 में 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापना की गई तो वो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। वह केंद्रीय एजेंसी जो केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है वो आपका RBI का काम है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन है तो बताएंगे वो है आपका सेबी। और आगे लिखा है पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है मेरे मित्र तो उसकी टैगलाइन है द नेम यू बैंक अपान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता तो वह है आपका चालू खाता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो बताएंगे मुंबई में, क्षमा चाहूँगा। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन और इंडिया के एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया गया जिसका नाम है मेरे मित्र भीम। क्या नाम है? भीम। आगे लिखा है 1937 में चेन्नई में मुतैया चिदम्बरम चेट्टीयार ने स्थापना की थी तो वो की थी मेरे मित्र आपका इंडियन ओवरसीज बैंक की। आगे लिखा है सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए नियुक्ति की गई तो वो की गई सुनील मेहता समिति की। एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत जिसे कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है वो है ग्रेसर का नियम। आगे लिखा है प्राथमिक शहरी सरकारी बैंकों जिन्हें लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसकी है तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग का है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कुछ प्रश्नों की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है,
1 जनवरी 2020 से भारतीय बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सांविधिक चलनिधि अनुपात SLR है, तो बताएंगे वो है आपका 19%। आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन किस बैंक का है, तो बोलेंगे बैंक बंधन बैंक की है। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से धन उधार लेते हैं, उसे रेपो दर के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है, अपने माइक्रो ATM टैबलेट के माध्यम से आधारित लेन देन के लिए आइरिस आंखों की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक, तो वह है आपका एक्सिस बैंक। मतलब कि आपने देखा होगा जब पैसे आप निकालने जाते हैं वहाँ पे आपका अंगूठा लगाया जाता है या थंबनेल जो लगाया जाता है, तो एक्सिस बैंक ऐसा है जहाँ पे आपको आपकी आंखों के जो आइरिस है, मतलब आंखों को आंख आप जब वहाँ पे दिखाएंगे तब आपका खुलेगा। मतलब आपका जैसे यहाँ पे आधार पे फिंगर लगाने पे वो लॉक अनलॉक हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपको आइरिस से देना पड़ेगा। आगे लिखा वह टैगलाइन किसकी है, बढ़ती का नाम जिंदगी, वो है एक्सिस का, ये टैगलाइन है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT, क्या लिखा है मेरे मित्र, NEFT का पूर्ण रूप क्या है, तो बताएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप क्या है, तो बताएंगे वो है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। मेरे मित्र, ये चुनिंदा प्रश्न आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ इस पूरी 10,000 सीरीज़ को जरूर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSSC पेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए या आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपकी रामबाण वीडियो होने वाली है, और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम भी रख दिया रामबाण सीरीज। ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किस पर हुए खर्च वहन नहीं करती, तो सरकार को कर पर खर्च नहीं करती है। ठीक है, वहन नहीं करती है। आगे लिखा है ब्लॉकचेन तकनीक पर निर्मित है, तो वो है आपका बिटकॉइन। बैंकर्स चेक कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेरे मित्र DD को। आगे लिखा हुआ स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं, जाना जाता है, उसे क्लियरिंग हाउस के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है भारत का वह राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो बताएंगे सिक्किम और गोवा। आय और व्यय लेखा होता है, तो बोलेंगे वो है आपका आय व्यय लेखा। और अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है मुद्रा स्फीति। ठीक है, क्या नाम इसका, मुद्रा स्फीति इस चैप्टर का नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं अल्पकालीन जो सीमांत है मेरे मित्र, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर तक के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आगे लिखा है कि संतुलन कीमत के से अधिक कीमत की निम्नतम निर्धारित कीमत निर्धारण से उत्पन्न होती है, तो बोलेंगे अधिपूर्ति। आगे लिखा है LRAC दीर्घकालीन औसत लागत जो है, और LRMC जो दीर्घकालीन सीमांत लागत के संदर्भ में सत्य कथन कौन है, तो वह है LRAC और LRMC दोनों वक्र U आकार के होते हैं, यही बात सत्य है। संतुलन कीमत के कम कीमत की उच्चतम निर्धारित से उत्पन्न होती है, तो अधिमांग उत्पन्न होती है। आगे लिखा है LRAC और LRAC सीमांत के संदर्भ में सत्य है, तो मेरे मित्र अच्छा फिर से पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ है कि LRAC वक्र LRMC वक्र को नीचे से LRAC के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है यदि मेरे मित्र, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है, तो संभवतः क्या होगा, तो बोलेंगे अपस्फीति होने की उम्मीद रहेगी। आगे लिखा है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति के नाम से उसको जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्नों के बारे में। वह संस्थान जो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी है, वो आपका RBI है। आगे लिखा है अपस्फीति के संबंध में सही कथन है, तो बोलेंगे एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। आगे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे, तो वो थे आपके, लिखा है सुनील अरोड़ा आपके गवर्नर नहीं थे। एक मिनट, हाँ, ये आपके 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये गवर्नर नहीं थे। आगे लिखा है अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जहाँ बेरोजगारी प्रबल हो, उसे हम मुद्रास्फीति जनित मंदी के नाम से जानते हैं। पेमेंट भुगतान बैंक के बारे में सही कथन नहीं है, लिखा है क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, ये बात आपका कथन सत्य नहीं है। आगे लिखा है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था, तो वो किया गया था 1949 में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे की कहानी को देखते हैं। अगला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर दिखाई
दे रहा है वो है आपका पूंजी बाजार। क्या है मेरे मित्र? वो है आपका पूंजी बाजार। लिखा है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में। एक विशेषता जो एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है तो वो है बाजार में उत्पाद समझाती होता है। वस्तु या उत्पाद विभेद पाया जाता है तो बोलेंगे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? तो बोलेंगे राजकोषीय मेरे मित्र घाटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना उज्ज्वला योजना को पहुंचाने की योजना है तो बोलेंगे 8 करोड़ महिलाओं तक। आगे लिखा है जिसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता वो है आपका कच्चा माल। क्या है मेरे मित्र? वो है आपका मेरे मित्र कच्चा माल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि धारक की सॉरी पेन बड़ी मोटी होगी ना। धारक की इक्विलिटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है तो बोलेंगे डिबेंचर का निवारण। आगे लिखा है पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वह संस्थान जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है तो वो है आपका इरडा नहीं करता है। कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है तो बोलेंगे धन है। और आगे लिखा है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो बोलेंगे कॉस्ट प्लस अप्रोच का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। लिखा है कि फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई प्रतिवर्ती रेपो है तो बोलेंगे 4.90%। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन है? तो बोलेंगे वो है आपका नेफेड। और अब बजट एवं लोक वित्त राजकोषीय नीतियों से एक ही प्रश्न पूछा गया है वो है केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है तो बोलेंगे आर्थिक मामलों के विभाग इसके मेरे मित्र आपके जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भुगतान और संतुलन से बनने वाले सारे प्रश्नों के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट। लिखा है कि वह सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो बजट कहलाता है मेरे मित्र। तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित है? तो बोलेंगे राजकोषीय नीति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले प्रश्नों के बारे में। यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका कर्ज क्या होगा? उसका मेरे मित्र कर्ज बढ़ता जाएगा। आगे लिखा है यह मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति से नीति संबंधित है तो बोलेंगे वो आपका कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश के माल के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच के अंतर को मेरे मित्र संतुलन व्यापार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भुगतान संतुलन के चालू राशि में शामिल नहीं होता है तो बोलेंगे वो आपका निवेश नहीं होता है। और अब अगला चैप्टर है भारत में नियोजन से कुछ ही क्वेश्चंस बने हैं उन्हें भी हम बड़े प्यार से देखते हुए चलेंगे और बात करेंगे प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बोलेंगे इसे भारत सरकार ने 2006 में शुरू किया था। आगे लिखा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास होना। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो रूस के संविधान से मेरे मित्र ली गई थी। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नों के बारे में। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो वो 2012 से 17 थी मेरे मित्र। आगे लिखा है वह पंचवर्षीय योजना जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए तो वो थी आपकी पंचवर्षीय योजना दूसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। नीति आयोग में संदर्भ में नीति में टी का क्या अर्थ है? तो वह है आपका ट्रांसफार्मिंग। क्या है? ट्रांसफार्मिंग। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति जिसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है या घोषित किया गया है वो आपका 1948 में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न मेरे मित्र भारतीय संविधान में वह विशेषता जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है तो वो है आपका पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अब हम बात करते हैं
भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई कब? तो 1951 में शुरू की गई। वह संस्था जिसके द्वारा स्वस्थ जल, स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है तो उसे बोलेंगे नीति आयोग के द्वारा। भारत सरकार द्वारा कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो वो मेरे मित्र आपका न्यूनतम 24 न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 की घोषणा की जाती है। वह पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान विकास की महाल नोबिस योजना अपनाई गई थी तो वो थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और अब हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। सरकारी योजनाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका 31 मार्च 2020 तक या उससे पहले प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम अनुमत धनराशि है तो बोलेंगे 15 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना संबंधित है तो वो है घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसे संबंधित है तो बताएंगे वित्तीय सेवाओं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुज्ञेय ऋण सीमा क्या है तो बताएंगे 10 लाख रुपए। आगे लिखा है किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना कौन है तो बोलेंगे उसका नाम है सबला। आगे लिखा है वह उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है तो वह है आपका पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। ठीक है मेरे मित्र, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ और अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, आगे लिखे मेरे थोड़ा सा हम पेज को बड़ा किए ताकि आपको चीज़ें दिखाई दें। चलेंगे आगे। अब जनसंख्या से बात कर लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद वह राज्य जिसकी साक्षरता दर अधिकतम है तो वह आपका मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो वह है आपका यूपी अपना उत्तर प्रदेश। भारत की जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में वह वर्ष जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है तो वह है आपका 1921 में इस वर्ष को कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणना किस शहर में दर्ज की गई तो वो थी आपकी मुंबई में। कहाँ पे मेरे मित्र? वो आपकी की गई मुंबई में की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। आगे क्या भारत की जनगणना 2011 के लिए आदर्श वाक्य का उपयोग क्या था तो वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां लिंगानुपात सबसे कम था तो बोलेंगे हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या थी तो बोलेंगे वो थी 17.64% वृद्धि हुई थी। आगे लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का वह शहर जो सबसे कम आबादी वाला शहर था तो वो था आपका कपूरथला। वह राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बताएंगे वो था आपका बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे अधिक है तो बोलेंगे केरल राज्य की। और आगे लिखा है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है तो वो था मेरे मित्र 14.2%। कितना था? 14.2% था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ष के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बाल लिंगानुपात के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 2018 तक सबसे घनी आबादी वाला शहर तो बताएंगे वो है आपका टोक्यो। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना जाता है तो वो साक्षर व्यक्ति कौन माना जाएगा? जो डिग्री लेके बैठेगा वो, या फिर जो केवल हिंदी इंग्लिश पढ़ना उसको आता है। तो मतलब देखेंगे क्या इसका रूल है। तो इसका रूल ये है कि जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। सोचिए इतनी छोटी बात, और आपके अगल बगल लगभग सब लोग पढ़ पाते होंगे, लेकिन इन्हें साक्षर माना जाता है। सोचिए, पढ़ा लिखा कहा जाता है जो अपनी एक भाषा पढ़ ले, हिंदी लिख ले, इंग्लिश लिख ले, बस। विश्व में साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है तो बताएंगे मेरे मित्र वो है आपकी रूस की। आगे लिखा है कि जनसंख्या की गुणवत्ता अंततोगत्वा देश की विकास की दर को तय करता है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या जब गुणवान नहीं रहेगी तो देश का विकास कभी भी संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं तो बोलेंगे जापान में। आगे लिखा है वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है तो प्रति 1000 बच्चों पे 34 बच्चों की डेथ हो जाती है, ऐसा रिपोर्ट बताती है। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग
4.63 लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है जो अपना स्थान बरकरार रखी है। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य आपका महाराष्ट्र है। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है तो वो है आपका हरियाणा। आगे लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय कल प्रजनन दर किस वर्ष से प्रतिस्थापन दर के नीचे रहने की अपेक्षा है तो वह है मेरे मित्र 2021 से। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या 10 मिलियन से कम से कम 10 मिलियन होती है। ठीक है, आगे लिखा है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण द्वारा चिन्हित है तो बोलेंगे कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है तो बोलेंगे 74.04%। ठीक है, आगे लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 वर्ग किलोमीटर। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है तो बोलेंगे वो है आपका यूपी में। एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है तो बोलेंगे वो है आपका इंडोनेशिया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो बोलेंगे बिहार है वो। आगे लिखा है जनसंख्या के मामले में भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे छोटा तो मालदीव जिसकी राजधानी माले है। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसे जलों की संख्या सबसे कम है, जलों नहीं जिले होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है तो वह है आपका गोवा। आगे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला तो बोलेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई तो वो की गई 1881 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और बात करते हैं हम अगले प्रश्नों के बारे में। जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान तो बोलेंगे लक्षद्वीप। और चैप्टर बदल चुका है, चैप्टर आपकी स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एशिया के देशों में अकेला जापान ही G8 के देशों में शामिल है। आगे लिखा है एशियाई विकास बैंक ने अपने आउटलुक अनुपूरक के चालू वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 7.3% और अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्या है तो वो आपका रखा है 5.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और ज़बरदस्त प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। फिंच रेटिंग ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त 2019-20 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अगले पुराने अनुमान 7% से घटाकर 5.6% किया। उम्मीद है। ठीक है, आगे लिखा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसने किया तो आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निर्माण किया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आगे लिखा है अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के MSP की शिकायत की तो बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन से। आगे लिखा है 2018 में भारत के केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का हिस्सा था तो बोलेंगे आपका बाजार मूल्य का 1.7 गुना। आगे लिखा है मेरे मित्र वह निकाय जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने संबंधित है वो है आपका FATF। ठीक है, आगे लिखा है अक्टूबर 2019 में IMF बोर्ड ने भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तो वो थे आपके सुरजीत सिंह भल्ला को मेरे मित्र किया गया था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई तो बोलेंगे 1995 में। वह संगठन जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो आपका विश्व बैंक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है तो बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है। और आगे लिखा है बजट रेखा डैश जो लिखा है बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। ठीक है मेरे मित्र, चलिए मात्र 2 ही क्वेश्चन इसमें है। लिखा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय तो बता देंगे मुंबई में। और एक क्वेश्चन और है कि ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में जाना जाता है तो वर्तमान में उसका नाम बदल के हो चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बस 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में। ठीक है, चलिए संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा लाए गए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत है तो बोलेंगे 36वें स्थान पर भारत है। वर्ष 2020 में भारत 40वें स्थान पर था। ठीक है,
आगे बात करते हैं मेरे मित्रों कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि प्रयोजकों के लिए भारत का अनुमानित भूमि उपयोग प्रतिशत वर्ष 2015 में लगभग था, तो बताएंगे 60% लगभग। ठीक है, आगे लिखा है विश्व बैंक द्वारा किए गए देशों में नवीनतम वर्गीकरण के अनुसार भारत वर्तमान में संबंधित है, तो बोलेंगे निम्न मध्यम वाला देश। आगे लिखा है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेले को शामिल किया गया है, तो यूनेस्को ने शामिल किया है। आगे लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान तो 140वां था। अब हम बात करते हैं मेरे मित्र विविध की, जिसमें मिसलेनियस जितने भी टॉपिक आपके बचे होंगे, चैप्टर बचे होंगे, उन सारे चैप्टर्स की हम बात इसमें करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र, स्नैपडील के संस्थापक या सह संस्थापक तो बोलेंगे कुणाल बहल। आगे लिखा है भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया, तो 1927 में। भारत ने में मद्रास लेबर यूनियन के रूप में पहला संगठित व्यापार संघ का गठन किया, तो वो है 1918 में। खाद्य पदार्थों पर अंकित प्रमाणन चिन्ह नहीं है, तो वो बोलेंगे BIS हॉलमार्क नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और बात करते हैं कुछ अगले और तथ्यों के बारे में। अगस्त 2019 में पंजीकृत भौगोलिक संकेत उपनामों की सूची में शामिल किया गया है, तो बोलेंगे कंदमाल हल्दी को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थापित किया गया है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा। ET प्राइम वुमन लीडरशिप अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन ऑफ द फादर पुरस्कार जो 2019 का था, वो इंदिरा नूई ने जीता था। वह कंपनी जिसने कोना नामक एक विद्युत बहु उपयोगी वाहन प्रस्तुत किया है, तो वो है आपका हुंडई। आगे लिखा है इंस्पायर विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक आउटरीच कार्यक्रम है, जिसमें प्रथम के से तात्पर्य क्या है, तो बोलेंगे नवाचार है। और अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, लिखा है कि हायर ग्रुप कॉर्पोरेशन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का आधारित निर्माता है, तो बताएंगे चीन है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो बोलेंगे 14 करोड़ हेक्टेयर। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम पारित कब हुआ, तो 2006 में पारित हुआ था। वह देश जो SAASEC का 7वां सदस्य बना, तो वो है आपका म्यांमार। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है, तो बोलेंगे बेंगलुरु है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी, तो 2012 में की गई थी। आगे लिखा है NPS का विनियमन करता है, तो बोलेंगे PSRDA। आगे लिखा है PMKVI के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवार जिसे कोई रोजगार नहीं मिला है को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापना किसकी की गई है, तो वो है मेरे मित्र निर्माण कोष की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद। नाबार्ड की एक शाखा ARDC का पूरा नाम, तो बोलेंगे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है, तो बोलेंगे श्रम कोर्ट औद्योगिक ट्रिब्यूनल कार्य समिति। ठीक है, ये चारों आपके हिस्सा हैं उनके। आगे लिखा है वह यूरोपीय देश जो 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक संस्थान की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था, तो वो है आपका फिनलैंड। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना, तो बोलेंगे 25 अगस्त 1907 को किया गया। आगे लिखा है मेरे मित्रों कि वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू कहाँ किया गया, तो फ्रांस में किया गया, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसको फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया, वो है आपका BHEL के नाम से। ठीक है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, तो वो थी आपकी PC महालनोबिस ने। आगे लिखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित है, तो बोलेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। आगे लिखा है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में बैठक करती है, तो बोलेंगे प्रत्येक 6 महीने में एक बार बैठक करती है। वह अर्थशास्त्री जिसने अवसर लागत का सिद्धांत दिया, तो वो था आपका गॉटफ्रीड आपका हैबरलर ने दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के कुछ प्रश्नों की तरफ। और आगे के प्रश्न है जब उत्पादन मूल्य 0 के बराबर होता है तो चर लागत होती है, तो बोलेंगे 0 ही होती है। आगे लिखा है मैक्यू के अर्थशास्त्र के अनुसार किसी देश का मानक जीवन यापन देश के किस पर निर्भर करता है, तो माल और सेवाओं का उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशल पूर्वक और बहुआयात में उत्पादन करता है, तो वो आपका हेक्स्चर ओहलिन मॉडल में ये बात बताई गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग अधिनियम पारित किया गया, तो बोलेंगे 1956 में किया गया।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित 2006 में मेरे मित्र किया गया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले अपने प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ तो बोलेंगे 2005 में। नीली क्रांति संबंधित है, बच्चा बच्चा जानता है, मछली उत्पादन से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया तो नाम था उर्जित पटेल। वह अर्थशास्त्री जिसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया तो अमर्त्य सेन। ठीक है, आगे लिखा है वह योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है तो वह आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 2000 से 2001 के मध्य चलाई गई थी। आगे लिखा है व्यापार अवरोध नहीं है तो मेरे मित्र निर्यात सुरक्षा आपका व्यापार अवरोध नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है तो बताएंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है तो बोलेंगे गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। भाई हरित क्रांति में गांव की सड़कों सुधार से क्या मतलब है, जानते हैं कि हरित क्रांति फसलों की बढ़ावा देने के लिए विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो बोलेंगे विश्व विकास रिपोर्ट जो है ये आपका विश्व बैंक करता है। वह योजना जो वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है तो वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए राशि आवंटित की गई तो बताएंगे 500 करोड़ राशि आवंटित की गई। ठीक है, और आगे लिखा है मेरे मित्र कैबिनेट ने 2019-20 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था तो लिखा है कि 85 रुपये प्रति कुंटल अब 1925 रुपये प्रति कुंटल हो गया था। मतलब जब किताब छपी थी इसमें तो गेहूं का जो दाम हो चुका है लगभग 25 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अब कहीं 2500 भी पहुंच गया होगा 1925 से बढ़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को जाना जाता है तो उसे वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ग्लोबल विलेज के रूप में भी जाना जाता है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई तो बोलेंगे मुस्लिम समुदाय की सामाजिकता और आर्थिक स्थिति की जांच करने हेतु। आगे लिखा है विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्यम महारत्न है तो बोलेंगे एनटीपीसी लिमिटेड। और आगे लिखा है वर्तमान में महारत्नों की कुल संख्या मेरे मित्र 10 है, इसे भी आप याद रखेंगे। कृषि ऋण एवं ऋणग्रस्तता संबंधी कानून बनाना शामिल नहीं है तो बोलेंगे भारतीय खाद्य निगम से। भारत की जीडीपी की गणना के लिए मेरे मित्र उत्तरदायी कौन है तो बताएंगे केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जीडीपी के लिए उत्तरदायी हैं। आगे बात करते हैं मेरे मित्र केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% का निर्णय लिया है। आगे लिखा है केंद्रीय बजट से एक दिन पहले मेरे मित्र आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। आगे लिखा है स्वच्छ भारत अधिनियम भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाता है तो मेरे मित्र गांधी जयंती के दिन। भारत सरकार समय समय पर किसी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है तो बोलेंगे मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का पूर्ण रूप जो एमएसपी का पूर्ण रूप है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कर्मचारी 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो सकता है या होता है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है, उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है आपका हरित क्रांति या हरी क्रांति। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षक कार्यक्रम शुरू किया गया तो 1995 में किया गया अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय मेरे मित्र आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण नामक एक नई तकनीक विकसित की है। आगे लिखा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है तो बोलेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग की। भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 फसलों के लिए है। आगे लिखा है वह राष्ट्र जहां पहले हरित क्रांति शुरू की गई थी वह है आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में पहली बार एक ऐसा पहला देश है जहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में जीएसटी लागू हुआ तो बोलेंगे 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, और सबसे पहले हुआ कहाँ ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे मेरे मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अतिसंवेदनशीलता का अर्थ क्या है तो बताएंगे वो है आपका गरीबी का खतरा। विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधी करार जो है में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS बॉक्सों के अर्थ हैं तो बोलेंगे सब्सिडी से संबंधित है। आगे लिखा है खाद्यान्न कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार का अर्थ क्या है तो बोलेंगे बफर स्टॉक। ठीक है, आगे लिखा है आधार
वित्तीय और अन्य सब्सिडीज को लाभ और सेवा का लक्षित वितरण जो है अधिनियम पारित किया गया, तो ये किया गया मेरे मित्र आपका 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से संबंधित क्रियाकलाप है या कार्यकलाप है, तो बोलेंगे प्राथमिक से संबंधित है। अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, तो बोलेंगे राजकोषीय नीति। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है, तो राहुल भाटिया और राकेश गंगवार जी हैं। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर पारित किया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018। आगे लिखा है राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है, तो वो बोलेंगे विस्तारवादी। क्या कहेंगे, विस्तारवादी के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं मेरे मित्र आगे की तरफ, और प्रश्न नंबर आगे है आपका, वह भारतीय जिसको भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है, तो वो है आपके मोरारजी देसाई। आगे लिखा है भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना तो 14 जनवरी 1965 में हुई थी। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल किया गया 2017-18 में। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो आपका अधिनियम पारित किया वो किया 1994 में। आगे लिखा है समाज में गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम स्तर मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया, उस दाम को मेरे मित्र जारी मूल्य की भी कहते हैं। आगे लिखा है वह राउंड जिसमें 1993 में WTO कृषि समझौता हस्तांतरित हुआ, तो वो बोलेंगे मेरे मित्र उरुग्वे राउंड। क्या कहेंगे, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे जो आपका देश है। आगे बढ़ते हैं सरकार के उपलब्ध राजस्व में अधिक खर्च पर होता है, तो बोलेंगे बजट घाटा होता है। आगे लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, तो 2005 में शुरू किया गया। केंद्रीय बजट 2018 में स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाली ऋण की राशि बढ़ाई गई, तो 75,000 करोड़ बढ़ाई गई मेरे मित्र। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में FY18 ने कृषि वृद्धि पर कितनी होने की संभावना बताई है, तो वो है 2.8%। संकर किस्म की ज्वार के लिए 2019-20 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2550 प्रति क्विंटल इसका दाम रखा गया। केंद्रीय बजट 2018 में कितनी राशियों के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की गई, तो वो थी आपकी 500 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए राशि आवंटित की गई, तो वो थी आपकी 10,000 करोड़ रुपए। आगे लिखा है मेरे मित्र कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के में दर्शाया गया है कि FY18 के लिए उद्योग वृद्धि दर रहने की संभावना क्या है, तो वो है आपकी 4.40% या 4.40%। 2019-20 के लिए बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। 2019-20 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो वो है 1,760 रुपये प्रति क्विंटल। आगे लिखा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार FY20 के लिए सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि तो बोलेंगे 6.9% है। केंद्रीय बजट 2021-20 में 2021 में 10,500 करोड़ आवंटित किए गए, मतलब बांटे गए, तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन को दिए गए। आगे लिखा है भारत में जून 2019 के अंत में म्यूचुअल फंड का अस्थि आधार क्या था, तो बोलेंगे 2581 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों के बारे में। 2019-20 के मध्यम स्टेपल किस्म के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, तो वो 5255 प्रति क्विंटल। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, उस गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारत के वे सामान जिसने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में मेरे मित्र अपना वर्चस्व स्थापित किया, तो वो है आपका रेशमी और सूती माल उद्योग। आगे लिखा है वह संगठन जो आपका सांख्यिकी आयोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है, तो वो है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आगे लिखा है मेरे मित्र प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना प्रारंभ की गई, तो बोलेंगे 1993 में की गई। वह नीति जो काम करने के अधिकार को अंतर्गत आती है, तो वो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता है, तो बोलेंगे उनकी आय। आगे लिखा है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
शुरू किया गया था, तो वो किया गया 1995 में। ठीक है, आगे लिखा है एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे मेरे मित्र हम क्या कहते हैं, तो उसे संपार्श्विक कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वह गतिविधि जिसे तृतीय क्षेत्र के रूप में अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, तो वह आपका मछली पकड़ना। भाई मछली पकड़ना आपका प्राथमिक में आएगा। ठीक है, वो भी एक कृषि है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया मेरे मित्र 1999 में। कब किया गया? 1999 में किया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। NSSO का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है आपका नेशनल सैंपल सर्वे आपका संगठन। ठीक है, आर्थिक शब्दों के भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, तो वो है वैश्वीकरण। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने हालिया कार्यक्रम की अवधि थी, तो बोलेंगे 2014 से 18। अब हम बढ़ते हैं मेरे मित्र अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आगे बात करते हैं मेरे मित्र, वाणिज्यिक मुकदमे के बारे में सरकार को इंगित किया गया है वह सुझाव जो भारत में 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के भीतर किया गया है, तो वह है आपका मुकदमों की विचारधीनता कम करनी चाहिए। अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ताओं को अधिकार है निवारण की चाहत करने का। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है आपकी 79वीं, 80 में कम 79 इसको बोलते हैं, 79 वह 79 वह अर्थशास्त्री जिसने 1718 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया, उसका नाम है डेविड रिकार्डो ने। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जिसमें शेयर मूल्य इक्विटी में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है, तो वो है आपका बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेरे मित्र अगले प्रश्नों की तरफ। वह गतिविधि जिसको गोल्ड कॉपर के नाम से जानते हैं, उसे हम पंचभागी कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हाँ वही गोल्ड कॉलर सिल्वर कॉलर है, 5वां भाग होता है। पंचवर्ष मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, उसी में पंचम क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसको। आगे लिखा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा की है। ठीक है, आगे लिखा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो बोलेंगे हैदराबाद में स्थित है। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में लिया गया है, तो बोलेंगे 2011-12 को लिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो वो किया जाता है UNDP द्वारा किया जाता है। ठीक है मेरे मित्र, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। आगे लिखा है कि राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता पत्र मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र आरंभ किया गया, तो 19 मार्च 2019 में। केंद्रीय बजट 19-20 के अनुमानों के अनुसार 18 से 30 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना में आवश्यकता है, तो लगभग 50 लाख करोड़ निवेश की आवश्यकता है। वह विकास जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है मेरे मित्र, उसे हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के रूप में जानते हैं। एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है, तो बताएंगे निर्माण नहीं है। आगे लिखा है आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र है, तो कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं आपके। कितने क्षेत्र हैं? 3 हैं। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों के तरफ। एक कार्यशील पूंजी है, तो बोलेंगे धन आपका कार्यशील पूंजी है। भारत में विदेशी भंडार में शामिल नहीं है, तो वो कार्बन ब्रांड्स। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग शहर में है, जो चीन में पड़ता है। आगे क्या केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, तो 1986 में शुरू किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, तो वो है आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। केंद्रीय बजट 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए आवंटित की गई राशि क्या थी? तो वो थी आपकी 61,000 करोड़ रुपए। आगे लिखा है भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार को मेरे मित्र आपका रखरखाव कौन करता है? तो वो करता है FCI, फूड कॉरपोरेशन इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र
आगे क्या, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन एक एवं मूल्यांकन करने के लिए गठन किया गया है, तो विजय केलकर समिति का गठन किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए लाभार्थी होंगे। वह आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है, तो वह है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 18 के मध्य का। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट कब आया, तो बोलेंगे 2005 से 6 के अंतर्गत। संसद का वह अधिनियम जो भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य निर्धारित करता है, वो है आपका FRBM अधिनियम। वह फसल जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, तो वो आपका गन्ना है। किसी वस्तु की अतिरिक्त एक इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। वह केंद्र एजेंसी जो भारत में आवास क्षेत्र का नियमन और निगरानी करती है, उसे मेरे मित्र RERA के नाम से, जिसे हम रेरा के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा है मेरे मित्र, वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय को रखा जाता है, उसे राष्ट्रीय निवेश कोष के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो बोलेंगे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, और अब हम बात करते हैं अपने अगले कुछ प्रश्नों के, चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। चलिए, लिखा है भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को लागू कब किया गया, तो बोले किया गया था 1963 में। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम पारित किया गया था, तो बोलेंगे 1951 में पारित किया गया। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा। आगे लिखा है सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है, तो वो है मेरे मित्र केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या है, तो बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद आपका अंतिम मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र और बात करते हैं हम अगले प्रश्नों के बारे में। लिखा है कि एक निश्चित समय अवधि और देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम रूप, तो सकल घरेलू उत्पाद आपका सही जवाब होगा। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसे ही संपत्ति को बेचने को अर्थशास्त्र में मेरे मित्र अंतरपणन कहा जाता है। एक ऐसी बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हित में नियमित रूप से योगदान करते हैं, उसको जाना जाता है, तो बोलेंगे प्रोविडेंट फंड के रूप में जाना जाता है। आगे लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है, तो वो है आपका जॉन मेनार्ड कीन्स को जानते हैं। आगे लिखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध नहीं है, तो पुरुषों को ऋण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले कुछ अपने प्रश्नों के, चुनिंदा प्रश्नों की तरफ। किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता, तो वो मुद्रास्फीति द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर कितनी है, तो बोलेंगे 5% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय बजट 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटित राशि, जो कि पिछले वर्ष आवंटित की गई राशि की तुलना में लगभग दोगुनी थी, तो वो थी आपकी 1232 लगभग 0.94 लगभग 1233 करोड़ के आसपास। 2019-20 के लिए साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 रुपये प्रति क्विंटल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न मेरे मित्र की लिखा है कि स्वयं के प्राथमिक महत्व के विकास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में संदर्भित किया जाता है, तो मेरे मित्र व्यक्तिवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध जो आपका है द्वारा व्यापार किया गया, तो 2000 में किया गया। आगे लिखा है भारतीय मौद्रिक नीति समिति के सदस्य कौन है, तो कितने हैं, तो 6 सदस्य हैं। आगे लिखा है बम्पर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध किसानों की रक्षा करता है, तो बोलेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP करता है। ठीक है मेरे मित्र, और देखिए अब ये आपका जो आपका अर्थशास्त्र वो खत्म होता है और अब आता है आपका रासायनिक विज्ञान। तो मेरे मित्र ये आपकी 5वीं वीडियो होगी, जबकि ये मैं वीडियो ला नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, और
तो इसके बाद आपकी जो पाँचवीं वीडियो है मेरे मित्र, इस पाँचवीं वीडियो की हम बात करेंगे और इस पाँचवीं वीडियो में आपके पूरे सामान्य ज्ञान के बारे में और पूरे विज्ञान के बारे में बात होगी। और देखिए पूरी विज्ञान तो स्टार्ट होती है और विज्ञान में पहला आपका चैप्टर है, मतलब पहला टॉपिक चैप्टर नहीं कहते, पहले विषय आपका भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी। सबसे वाइज देखिए यहाँ पे मात्रक इकाई मिलेंगे, फिर इसके बाद आपका गति मिलेगी, बल मिलेगा, फोर्स मिलेगा, कार्य मिलेगा। ऐसे सबसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर मिलते चले जाएंगे। तो मेरे मित्र आपको एक बार फिर से बता दूँ कि ये जो मैंने शुरू किया है आपके लिए केवल आप लोगों के डिमांड पे मैंने शुरू किया है कि जीएस के 10,000 टॉप मोस्ट प्रश्नों की सीरीज है ये। जीएस के मेरे मित्र, जीएस के आपके 10,000 लगभग कितने मेरे मित्र 10,000 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें आपके 10,000 प्रश्नों की सीरीज में आपकी पूरी जीएस की पूरी समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। तो लगभग हर चैप्टर जो आपके यहाँ पे हैं, हर चैप्टर से लगभग 1500 के क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हैं। तो मेरे मित्र आपको अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम के पहले इन मेरी इस पूरी सीरीज को देखना ना भूलें और पूरी सीरीज को देखें। इसमें सारे प्रीवियस ईयर को मैंने एक जगह डाला है जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। ठीक है मेरे मित्र, तो आज की मेरे मित्र अर्थशास्त्र की वीडियो में, इकोनॉमिक की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरे मित्र अगली वीडियो में, विज्ञान की वीडियो में। ठीक है मित्रों, तो अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को मेरे मित्र वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने वीडियो में बीच में कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, सुनिए बस ध्यान से, सब चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे मित्र चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे मित्र वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आती है तो। ठीक है मेरे मित्र, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।